ये जो प्रोटेस्ट होते हैं अचानक से स्पॉन्टेनियसली वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कहाँ से आएंगे भाई? कोई ना कोई तो इसमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई इसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये सब अंदर से नहीं हो रहा है, बहुत कुछ बाहर से। अंदर भी उनके कुछ एजेंट्स हैं और लीडरशिप बाहर है, और फंड्स अंदर से भी है और बाहर से भी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट की बात करें, हमें इसके बारे में एक शब्द भी पढ़ाया नहीं जाता उसके इतिहास के बारे में। तो आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा है और भारत में कोई भी जानता नहीं है इस जगह के इतिहास के बारे में। ओरिजिनल मणिपुरीज आर मेइतेइज, ये हमें समझना है। इनका कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास है। द वर्ड कुकी इज एन आर्टिफिशियल वर्ड। जैसे कि जो नागा शब्द है, ये भी आर्टिफिशियल टर्म है। ये अलग अलग ट्राइब्स है जो एक दूसरे की कुछ तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, उन सबको क्रिश्चियनाइज करके उनको कहा कि आप सब नागा हो। बाय लॉ द मेइतेइज ऑफ मणिपुर, द हिंदूज ऑफ मणिपुर are not allowed to buy land outside 6% of the state. Legally, this is legal apartheid. क्योंकि वो हिंदू है और क्योंकि ब्रिटिश उनको बुरा मानते थे, क्योंकि they fought the British. तो आज भारत सरकार भी आज तक यही इंप्लीमेंट करती है। चूराचांदपुर हो गया, जो चूराचांद महाराज के नाम पे बनाया था, सिटी का नाम था उस सिटी का। वहाँ पर मई के बाद मेइतेज का पूरा एथनिक क्लींजिंग हो गया। क्या क्या हुआ मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। टुडे वहाँ पर एक भी मेइते नहीं है। ओके, ये पिछले 2 महीने में हुआ है। पिछले 5-10 वर्ष में कम से कम 3 लाख और कुकीज़ आ गए हैं और कम से कम 1000 नए विलेजेस उत्पन्न हो गए हैं मणिपुर में, जो मैप पर नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है। ये इनका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इमेजिनरी नेशन कॉल्ड कुकी लैंड और व्हाटएवर जो भी नाम है उनका, जालैंडगाम या जो भी है, जो पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ कर देगा फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। पुतिन ने अब तक अपनी एयरफोर्स को यूज़ ही नहीं किया है। हाँ, उनके पास हजारों फाइटर प्लेन से, एक भी देखा आपने? एक दो इधर उधर दिखा होगा, लेकिन आपने कोई देखा 20 प्लेन का स्ट्राइक नहीं चल रही? हाँ, वो सब नहीं चल रहा। हाँ, वो चाहते एग्जैक्टली। हमारा एजुकेशन सिस्टम, इट इज डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय टैलेंट, इट इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस फॉलोअर्स नॉट लीडर्स। जब रूस में और वेस्ट में रॉकेट लॉन्च होते हैं तो एक प्रीस्ट आके ब्लेस करता है जी। वो करेंगे तो सब ठीक है, हम करें तो हम बुरे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिजीत चावड़ा जी के साथ, जो एक वैज्ञानिक भी हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट आई थिंक। हिस्ट्री में भी इनकी बहुत अधिक रुचि है और आपने इन्हें ट्विटर पे और यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उस पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, वॉर्स और क्राइसिस पे भी बात करते हुए अलग अलग जगहों पे अपने चैनल के भी माध्यम से सुना होगा। अभिजीत जी, हमें समय देने के लिए आभार, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न जो है वो है, भारत में जो 0.5 फ्रंट के बारे में बोला जाता है, इंटरनल स्ट्राइप्स जो लगातार होती है या क्रिएट की जाती है, चाहे सीए हो गया या फार्मर्स बिल को लेकर के हो गया, या अभी जो कुकी का क्राइसिस चल रहा है, ये सब, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये होम ग्रोन है या फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंस के कारण होता है? जी देखिए, कोई भी इंडिया में कोई प्रॉब्लम होता है उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस तो होता ही है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता ही है। हिस्टोरिकली 1947 के बाद वेस्ट का बहुत सारा इंटरेस्ट था भारत में, बिकॉज भारत का एक जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इन द इंडियन ओशन रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में। सो हमेशा से आफ्टर 1947 वेस्ट का इसमें इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस रहा है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें, जो एक्चुअली फार ईस्ट है भारत का, वहाँ पर अगर 1947 में आप डेमोग्राफिक देखेंगे तो क्रिश्चियंस बहुत कम थे, और श्री नेहरू जी के मदद से उन्होंने बहुत क्रिश्चियनाइज किया, पूरे के पूरे स्टेट्स क्रिश्चियनाइज हो गई। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग, मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग। और इसका एक कारण होता है, बिकॉज सी, अगर आप किसी फॉरेन धर्म का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप का इन्फ्लुएंस वहाँ से आएगा, सो यू विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस। तो ये एक एग्जांपल है। और जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है टेम्पोररी नेशन, उसको भी बाहर वालों ने ही बनाया है, अंग्रेज़ों ने बनाया है, और एक स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल रीज़न कारण की वजह से उन्होंने ये आर्टिफिशियल नेशन हमारे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर बिठा दिया है, टू कट अस ऑफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि भारत अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आए, भारत राइज नहीं करे, क्योंकि सब जानते हैं भारत का पोटेंशियल क्या है, ट्रिमेंडस पोटेंशियल। और आज भारत राइज हो रहा है, और इंडिया इज़ अ लॉन्ग टर्म कंपेटिटर फॉर एवरीबडी, ना कि सिर्फ चाइना के लिए, लेकिन वेस्ट के लिए भी, यूएस के लिए। एसेंशियली यूएस रन्स द वेस्ट, ओन्स द वेस्ट। तो बहुत सारा इंडिया में जो प्रॉब्लम्स होता है वो बाहर से आता है। ऑफ कोर्स इंडिया में इंटरनल टेंशन से, इंटरनल क्या बोलते हैं, डिविजन से, जो अंग्रेज़ों ने ही खड़े किए थे, उसके पहले तुर्कों ने खड़े किए थे।
तो पिछले 1000 वर्ष में हमारा पॉलिटिकल पावर चला गया, हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो एबिलिटी था वो चला गया, और बाहर वालों ने आके हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा सारा वेल्थ ले गए, हमारा जितना भी खजाना था, ट्रेजर था, मनी था, जो कुछ भी था सब कुछ एक्सप्लॉइट करके ले गए। और उन्होंने फिर हमें इसके लिए ब्लेम किया कि आप अगर बहुत गरीब देश हो तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, देयर इज सम डेफिशिएंसी इन योर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिशर्स और डिविजन्स खड़े किए हमारे सोसाइटी के अंदर आर्टिफिशियली, जिससे हम अंदर अंदर लड़ते रहे, और आज उन्हीं को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो भी आपको दिखता है, जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं अचानक से स्पॉन्टेनियसली वेल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कहाँ से आएंगे भाई? कोई ना कोई तो इसमें लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई इसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये सब अंदर से नहीं हो रहा है, बहुत कुछ बाहर से। अंदर भी उनके कुछ एजेंट्स हैं और लीडरशिप बाहर है, और फंड्स अंदर से भी है और बाहर से भी है। सो मैं आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बट ये एक मॉडल आपको हर बार दिखेगा, और सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग देशों में देखेगा आपको, जहाँ पर भी उनको इंटरफेयर करना है, अचानक से स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो जाएगा, हज़ारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड प्रोटेस्ट विद नो क्लियर लीडरशिप। भाई लीडरशिप कहाँ है आपकी? आपकी फंडिंग कहाँ से है? आपका इतना सारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है? हाउ इज़ एवरीथिंग फ्लोइंग? रोज़ सबको 3 बजे 3 बार का खाना मिलता है, हर चीज़ जो चाहिए, जो टी शर्ट चाहिए, प्लेकार्ड चाहिए, सब आ जाता है। कहाँ से आता है? There is something behind it which people cannot see, but government I'm sure sees it. अब इसी पे बिल्ड ऑन करते हुए कुकी क्राइसिस जो है, वहाँ पे जो 90% लैंड है वो 10% लोगों के पास है मणिपुर में, और वैली जो है बहुत ही लिमिटेड है, और वो लोग बाहर ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं। आपके ट्वीट्स भी देख रहे थे और बाकी भी न्यूज़ हम पढ़ते, तो उसमें बर्मा को आपने जो है टारगेट किया। एक जगह एक प्लाकार्ड लिया हुआ था, हेलो चाइना, बाय बाय इंडिया, जी मीजो करके, मिजोरम वाला। इन सब में मतलब फॉरेन हैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो जो नॉर्थ ईस्ट का एक रहा है कि डिटैच्ड रहा है, बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया गया। वहाँ पे जो आप बता रहे थे कि क्रिश्चियंस हैं वो रैपिड एक डेमोग्राफिक चेंजेस लाते हैं, अभी की क्राइसिस में उसके हिस्ट्री का कितना योगदान है, और प्रेजेंट जो बाहर की, चाहे चाइना उसको फंड कर रहा हो, म्यांमार से आ रहा हो, रोहिंग्या हो और ये सारा हो, तो इसको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मणिपुर के बारे में ना ज़्यादा कोई डिस्कस कर रहा है आज के टाइम में, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ उस तरह से देखते, वो भी आगे के प्रश्न है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द क्राइसिस और अभी जो हो रहा है उसमें फॉरेन हैंड, उस पर थोड़ा सा। जी, ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन समय है। हाँ। देखिए, हम भारत की बात करते हैं तो एक सबसे क्रूशियल और सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमारा इतिहास डिस्टॉर्ट किया गया है, और उस डिस्टॉर्शन के कारण से वो हमें किसी अलग अलग प्रकार से अटैक करते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, वो सब। अब अगर आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आप किसी प्रॉब्लम का रूट नहीं समझेंगे। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट की बात करें, हमें इसके बारे में एक शब्द भी पढ़ाया नहीं जाता उसके इतिहास के बारे में। तो आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा है, और भारत में कोई भी जानता नहीं है इस जगह के इतिहास के बारे में। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा हिस्टोरिकल, ताकि हम समझे क्या हो रहा है। तो एक भाषा है, मणिपुरी भाषा, हर कोई जानता है भाषा का नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मणिपुर जो स्टेट है उसमें 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है, एक तो नागा है, एक तो मैतेई है, और एक कुकी है। ये 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है, और अभी जो क्लैश चल रहा है वो कुकी वर्सेस मैतेई क्लैश है। अब एक मणिपुरी भाषा है, ये कम से कम 2000 वर्ष से एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये जो मणिपुरी भाषा है ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट की? इसका जवाब है मैतेई, ठीक है। अब मणिपुर का हिस्ट्री कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। उनके हर राजा का नाम हम जानते हैं पिछले 2000 वर्ष में, पूरा क्रोनोलॉजिकल लीनिएजेस हमें पता है, सारे डायनेस्टीज का, वो सब। जितने भी 2000 वर्ष में राजा रहे हैं वो कौन से एथनिक ग्रुप से आए? मैतेई, ठीक है। हम मणिपुरी डांस जानते हैं, ये एक चीज़ फेमस है विश्व भर में कि भारत के जो टॉप क्लासिकल डांसेज है, मेन डांसेज, उसमें से मणिपुरी एक है। ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट किया? मैतेई। आप अगर ये सब प्रश्न देखेंगे, हर चीज़ जो हम मणिपुर से एसोसिएट करते हैं, या तो इतिहास है, या तो भाषा है, या तो कल्चर है, या सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, सब मैतेई ग्रुप से आया है। तो ओरिजिनल मणिपुरीज आर मैतेईज, ये हमें समझना है। इनका कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास है।
अब जो दूसरा एक इतने ग्रुप है नागा, ये हिल पीपल है, ये भी मणिपुर के ओरिजिनल लोग हैं। ये इनके बारे में भी अगर आप मणिपुरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उसमें एग्जिस्टेंस है उनका। तो उनका रोल था कि दे टिपिकली लिव इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स एज अ ट्राइबल कम्युनिटी, और मेतेज आर द पीपल हु मेनली लिव्ड इन द वैली, लेकिन उनका हर जगह प्रेजेंस था अक्रॉस द एंटायर किंगडम। और मणिपुरी एक राजा था, उस खगेम्बा था उसका नाम आई थिंक, उसने चाइना का जो आज यूनान प्रोविंस है उस पर उसने आक्रमण किया और कब्जा किया था। सो इट वाज अ बिग किंगडम। उन्होंने रंगून को भी कैप्चर किया था एक समय में। इट वाज अ बिग किंगडम। सो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मणिपुर ये मैतेई हिस्ट्री है। आज मैतेज आर अंडर अटैक बाय कुकीज हु आर सेइंग कि ये हमारा टेरिटरी है। अब कुकीज के बारे में समझते हैं। 1000 वर्ष पहले देखिए, आज कुकीज कहाँ से आ रहे हैं? बर्मा के चिन प्रोविंस से, चिन रीजन। ये मिजोरम को मेनली एडजॉइनिंग है, साउथ ऑफ मणिपुर। मणिपुर से थोड़ा सा उसका कंटिग्यूस बाउंड्री है, मेनली मिजोरम के साथ है। चिन प्रोविंस में आज से 500 वर्ष पहले कोई कुकीज नहीं थे। कुकीज की भाषा बर्मीज भाषा नहीं है। म्यांमार की जो भाषा है जिसे हम बर्मीज भाषा कहते हैं, वो कुकी लैंग्वेज नहीं है। कुकीज वो स्वयं यूनान के आसपास से कुछ 100 वर्ष पहले चिन प्रोविंस में आए थे। अब ये मणिपुर में कहाँ से आ गए? तो मणिपुर का जो आज मणिपुर इज अ रूइंड स्टेट एसेंशियली, ठीक है। ये रूइनेशन का ओरिजिन क्या है? कुछ 200-300 साल पहले एक बर्मीज इन्वेजन हुआ था ऑफ मणिपुर, जिसमें बर्मा ने मणिपुर पर 7 साल तक कब्जा किया था। इसे मणिपुर में कहते हैं चही तरत खुनतकपा, मीन्स 7 years ऑफ डेवस्टेशन। तो इसमें मणिपुरी किंगडम बहुत वीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बर्मा के साथ उनके क्लैशेस होते रहे। फिर और उस समय ब्रिटिश बंगाल में प्रेजेंस था ऑलरेडी, तो मणिपुरी राजा को ब्रिटिश हेल्प लेना पड़ा टू फाइट द बर्मीज। और फिर ब्रिटेन का पॉलिटिकल एजेंट आ गया मणिपुर में, एंड मणिपुर एसेंशियली बिकेम अ ब्रिटिश पपेट स्टेट। ओके, अब ये ब्रिटिश एक बार इन्फ्लुएंस आ गया तो ब्रिटिश स्टार्टेड सेटलिंग। सो हिस्ट्री बुक्स में ऐसा लिखा जाएगा कि मणिपुरी किंग्स started settling some Burmese migrants in some parts of Manipur, ऐसा कहेंगे। It was all done because of the British influence, okay? Because the Manipuri king was no longer an independent entity, वो ब्रिटेन का वसाल बन गया था। तो इस समय 19th century में, अराउंड लास्ट 50 years of 19th century में कुछ एक आध % पॉपुलेशन ये आ गया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उस समय ये नाम कुकी था ही नहीं कहीं पे। द वर्ड कुकी इज एन आर्टिफिशियल वर्ड। जैसे कि जो नागा शब्द है ये भी आर्टिफिशियल टर्म है। ये अलग अलग ट्राइब्स है जो एक दूसरे की कुछ तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, उन सबको क्रिश्चियनाइज करके उनको कहा कि आप सब नागा हो। अच्छा, ये आर्टिफिशियल टर्म क्रिएट किया है। वैसे ही कुकीज़ में भी बहुत सारे ट्राइब्स है, एक थादोउ ट्राइब है और भी कुछ ट्राइब्स है। इन सबको आर्टिफिशियली एक साथ बिठाया और कहा कि आप सब आज से कुकी हो। ये ब्रिटिश लोग ने काम किया है। तो ये आर्टिफिशियली इनको इम्प्लांट किया मणिपुर में इन द 19th century के सेकेंड हाफ में। उसके बाद 1891 में मणिपुर के किंगडम ने रिबेलियन किया अगेंस्ट ब्रिटेन कि हम आपका राज नहीं स्वीकार करेंगे। इट वॉज क्रश्ड ब्रूटली। मणिपुर का जो क्राउन प्रिंस था और उनका जो मेन जनरल था उनको इम्फाल के सेंटर में सभी के सामने हैंग किया गया और मणिपुर के राजा को अंडमान भेज दिया गया। उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। एंड देन ब्रिटेन बिकेम, सो उसके बाद मणिपुर ब्रिटिश राज में अनेक्स हो गया। इट बिकम ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। फिर टू पनिश द मेतेज हु हैड फॉट द ब्रिटिश, ये लोग लार्ज स्केल में ये बर्मीज जो चिन प्रोविंस से कुकीज़ जो जिन्हें आज हम कुकीज़ कहते हैं इनको सेटल करने लगे। तो कुकीज़ का जो हिल ट्राइब्स था उनके साथ बहुत क्लैशेस हुआ, द सो कॉल्ड नागाज। कुकीज़ ने नागाज का एथनिक क्लेंजिंग किया इन सदर्न मणिपुर। वो सब नागा टेरिटरी था, वो सब नागाज को मार दिया और कुछ ट्राइब्स को जीवित रहने दिया, लेकिन कहा कि आप भी अब आज से कुकी हो। और ब्रिटेन ने सभी को क्रिश्चियनाइज कर दिया, ठीक है। फिर 1949 में जब मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया, उसके बाद भारत की जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसने भी वही ब्रिटिश पॉलिसीज चालू रखी। अच्छा, ओके। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट एसेंशियली क्लूलेस थी उस समय अबाउट द नॉर्थ ईस्ट कि क्या हिस्ट्री है, कौन क्या है। एंड अगर ब्रिटिश पॉलिसी है तो अच्छी पॉलिसी ही होगी, यही मान के चलते थे। तो इन्होंने फिर बहुत सारे और आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि और रेफ्यूजीज को ला रहे हैं, विच इज़ द टुडेज कुकीज़।
तो ये सब आर्टिफिशियली डेमोग्राफिकली री इंजीनियर किया मणिपुर में। और दूसरी बात है कि मणिपुरीज फॉट द ब्रिटिश, तो उनको पनिश करने के लिए ब्रिटिश राज ने ये रूल किया था, ये पॉलिसी बनाई थी कि मणिपुरी जो मेइतेज है उनको सिर्फ वैली रीजन में कन्फाइन करेंगे, जो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली पूरे मणिपुर किंगडम का 6% था। उसमें एक बहुत बड़ी लेक है लोकताक लेक, उसको आप माइनस करेंगे तो 6% बनता है। तो 1949 के बाद भारतीय सरकार ने भी वही अपार्थाइड पॉलिसी जारी रखी। 1960 में तो कोई एक्ट पास किया था। सो बाय लॉ द मेइतेज ऑफ मणिपुर, द हिंदूज ऑफ मणिपुर आर नॉट अलाउड टू बाय लैंड आउटसाइड 6% ऑफ द स्टेट लीगली। दिस इज लीगल अपार्थाइड, क्योंकि वो हिंदू है और क्योंकि ब्रिटिश उनको बुरा मानते थे, क्योंकि दे फॉट द ब्रिटिश। तो आज भारत सरकार भी आज तक यही इंप्लीमेंट करती है। बाहर वाले जो है, जो नागाज एंड मेइतेज, दे कैन बाय लैंड इन इम्फाल वैली, बट मेइतेज कैन नॉट बाय लैंड एनीवेयर एल्स। ये कैसा अपार्थाइड है? सेकंड क्लास नहीं, 7th क्लास सिटीजन से ही है, ठीक है। तो जो मेइतेज है वो ऑलरेडी अंडर सीज है, इतनी सी टेरिटरी में कन्फाइंड है। अभी कुछ वैली के जो बाहर के जो हिस्से हैं, जो अभी भी वैली है, जैसे चूराचांदपुर हो गया, जो चूराचांद महाराज के नाम पे बनाया था, सिटी का नाम था उस सिटी का, वहाँ पर मई के बाद मेइतेज का पूरा एथनिक क्लींजिंग हो गया। क्या क्या हुआ मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। टुडे वहाँ पर एक भी मेइते नहीं है, ओके। ये पिछले 2 महीने में हुआ है। तो ये सिचुएशन है। अंडरस्टैंड हु आर दी, देखिए आज ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है भारत की मीडिया में भी कि द मेइतेज आर द मेजोरिटेरियन ओप्रेसर्स, ऐसा बताया जा रहा है। आप हिस्ट्री देखिए भाई, क्या हुआ, ये हिस्ट्री के बारे में कोई बोलेगा ही नहीं, ताकि हम कुछ समझे नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सो द मेइतेज आर द वंस हु आर अंडर सीज। आज ये 50% भी नहीं होंगे। मेइतेज का अगर 2011 का सेंसस देखेंगे आप, तो आई थिंक वो शायद उस समय मेजोरिटी में थे। आज उनके यहाँ भी कम से कम 2-3 लाख क्रिश्चियन हैं। मतलब अगर आप एक बार क्रिश्चियन हो गए तो वी हैव अबैंडन्ड योर कल्चर एंड ऑल रूट्स विद योर एंसेस्टर्स, सो यू आर नो लॉन्गर दैट। तो अगर आप हिंदुओं की ही बात करेंगे, पॉलीथीइस्ट के बारे में, दे आर ऑलरेडी अ माइनॉरिटी इन मणिपुर, इन देयर ओन स्टेट। दे कैन नॉट इवन बाय लैंड्स इन देयर ओन स्टेट। अभी 2008 में कुछ, अच्छा ठीक है, फिर अगर आप पिछले 70 ईयर्स का इतिहास देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी। किस लिए इंसर्जेंसी थी? क्योंकि भारत की सरकार ने इस पूरे रीजन को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया। नो डेवलपमेंट, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, और बाजू में बर्मा है जहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। सो एवरीबडी, सो किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी के पास कोई फ्यूचर नहीं था। सो पीपल आइदर वेंट इनटू ड्रग एडिक्शन और दे टुक अप वेपन्स। और एक बार ये डिसकंटेंट हो गया तो चाइना ने उसको एक्सप्लोर किया। वो आर्म्स देने लगे, ट्रेनिंग देने लगे, बिकॉज दे वांटेड इंडिया टू ब्रेक अप। तो हर स्टेट में, अगर आप आसाम में बोडोज देखेंगे, बोडो इंसर्जेंसी, मिजो इंसर्जेंसी, हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी। मणिपुर में भी इंसर्जेंसी थी, नागा ग्रुप से, कुकी ग्रुप से, मेइते ग्रुप्स भी थे जो इंडिपेंडेंस मांग रहे थे उस समय। फिर क्या हुआ कि 2008 में भारत सरकार, जो उस समय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट किया। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनके साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट किया कि आप अपने कैंप्स रख सकते हो, यू कैन मेंटेन योर कैंप्स, यू कैन हैव वेपन्स एंड यूनिफॉर्म्स, लेकिन हम आपको महीने के एक सोल्जर के 6,000 रुपये देंगे और आप हमसे बट लड़िए। लेकिन मेइते इंसर्जेंट ग्रुप्स के सारे वेपन्स ले लिए, उनको बिठा दिया। तो क्या हुआ कि ऑल द मेइतेज आर डिसआर्म्ड, ऑल द कुकीज हैव automatic weapons. They have high quality automatic weapons and they have camps, training camps. उनके अपने फ्लैग होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, इमेजिनरी नेशन का। ये सिचुएशन है, ओके। तो वंस अगेन मेइतेज को डिसआर्म कर दिया और आज कुकीज़ के पास दुनिया भर के वेपन्स हैं। और पिछले, ऐसा कहा जाता है, मणिपुरी मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले 5-10 वर्ष में कम से कम 3 लाख और कुकीज़ आ गए हैं और कम से कम 1,000 नए विलेजेस उत्पन्न हो गए हैं मणिपुर में, जो मैप पर नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है। मणिपुर इज अंडर सीज। मणिपुर में जितना, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया पूरा हिंदूवाइज था एक समय में, आज हिंदू बुद्धिस्ट रीजन है वो, लेकिन यहाँ पर एक पॉकेट ऑफ क्रिश्चियनिटी है। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इट इज़ ज्योग्राफिकली पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया,
ठीक है, ज्योग्राफिकली पार्ट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स टेरिटोरियली पार्ट ऑफ इंडिया, बट ज्योग्राफिकली इट इज काइंड ऑफ इन साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर एक क्रिश्चियनिटी का पॉकेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश राज था, उन्होंने बर्मा पे भी राज किया। अब बर्मीज जो लोग हैं, जो बर्मीज भाषा बोलते हैं, वो क्रिश्चियन नहीं हुए, वो हमारे जैसे ही है, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये फट से क्रिश्चियन बन गए, तो कुकीज आर अमंग दैट। सो नाउ देर इज दिस डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स, मैसिव डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स हो रहा है मणिपुर स्टेट में, टू कंप्लीटली री इंजीनियर द डेमोग्राफिक्स। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारी एंसेस्ट्रल टेरिटरी है। 500 साल पहले आप तो चिन में भी नहीं थे, चिन स्टेट में, आप यूनान से आए हो या कहीं और से आए हो, आप मांग रहे हो अभी। और वो चाहते क्या है कि एक बहुत बड़ा कुकी लैंड बने जिसमें, और ये आज आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रही है बर्मा के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, और भारत में मैतेज के खिलाफ। भारत में कह रहे हैं कि वी ओनली वांट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली सेपरेट स्टेट। मैतेज को 5% जगह में रख दो, बाकी सब हमें दे दो। आपको मालूम है 1990s में नागा कुकी क्लैश हुए थे, भयानक नागा कुकी क्लैशेस, क्योंकि वो नागा टेरिटरी पे एनक्रोच कर रहे थे। ये सिचुएशन है, और ये सब रिलीजियसली ऑब्वियसली क्रिश्चियन है। और अगर आप देखेंगे कि इनके सपोर्टर्स कौन है, तो भाई दूर दूर से आते हैं इनके सपोर्टर्स। सी आज आपको दिखेगा कि एकेडमिक पब्लिकेशंस में पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं कुकी हिस्ट्री के बारे में, कुकी द सैड प्लाइट ऑफ क्रिश्चियन रेफ्यूजीज इन इंडिया एंड ऑल दैट, जो बर्मीज कू के बाद इंडिया में आ गए। भाई किसने, कैसे आ गए? एंड दे हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड इनसाइड इंडिया। ये अमेरिकन जर्नल्स में पब्लिश हो रहा है। और ये जो थिंक टैंक्स वो सब जो है, उसमें आप देखेंगे उनका कंपोजिशन, तो काफ़ी सारे कुकीज़ है इसमें, और कुछ नॉन कुकीज़ भी है, मेतेज भी है। ओके, तो ये है। तो ये सब जो कंट्रोल ऑर्गेनाइज हो रहा है, फंड हो रहा है, ये इतना बड़ा मूवमेंट विदाउट लीडरशिप नहीं हो सकता। यू नीड अ फोकस्ड लीडरशिप टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, टू फंड एवरीथिंग। ये सब बाहर से आ रहा है। ओके, और ये इनका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इमेजिनरी नेशन कॉल्ड कुकी लैंड, और वट एवर जो भी नाम है उनका, जालैंडगाम या जो भी है, जो पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ कर देगा फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल एंडेवर जो अंडर द गाइज ऑफ रेफ्यूजीज एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रिलीजियस वट एवर इट इज़, इसमें ये खेला जा रहा है। तो इसके विक्टिम्स जो है ये डिफेंसलेस मेतेज है। दैट इज़ द ओनली पॉकेट ऑफ हिंदुइज्म लेफ्ट इन दिस एंटायर रीजन। इनको ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये सिचुएशन है। अब जो इसी पे प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट में मणिपुर में भी है, और इनफैक्ट उनको कुकी विधायकों का भी समर्थन है उनकी सरकार को, भाजपा की सरकार को मणिपुर में, और सेंट्रल में भी है। तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम कि तुम कुछ करते हुए दिख क्यों नहीं रहे हो? कई बार क्या होता है कि सरकार जो है 3 महीने बाद क्लेम करते हैं कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, हमने 3 उधर मार दिए, रैंडम हमारे रॉ एजेंट्स ने मार दिए, इस तरह से करते हैं। लेकिन उन 3 महीनों में, या फिर जो मणिपुर का जो क्राइसिस चल रहा है, कि जब तक आप एक्ट आउट करोगे और 1 महीने बाद मान लीजिए बोलेगा मास्टर स्ट्रोक हो गया, 150 लोगों की लाश ऑफिशियली गिर चुकी होगी, पूरा चूड़ाचंदपुर आपने बताया कि खाली हो चुका है। 1 महीने पहले का डेटा था कि 25,000 लोग रिफ्यूजी बन चुके हैं, मैतेई हिंदू जो मेनली, उनके गांव जला दिए गए, उनके सारे मंदिर जो है तहस नहस कर दिए गए। ट्विटर पे हमने देखे हैं कि हाई राइज हिल टॉप से उन गांव में सीधे रैंडम, मतलब रैंडमली ऑटोमेटिक वेपन से फायर कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट काम करती दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि उससे मैसेजिंग जो है बाहर में भी सही जाता है, या फिर काम कर ही नहीं रही है, रोकने में असफल क्यों है? ये प्रश्न का उत्तर तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। आई एम एज क्लूलेस एज यू एज टू भारत सरकार का ऑफिशियल पोजीशन इस पे क्या है। एक तो चीज़ है कि अगर आप कुछ करोगे अगेंस्ट द कुकीज, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे कि भाई क्रिश्चियंस के खिलाफ, के विरुद्ध ये हो रहा है, देयर इज मेजोरिटेरियनिज्म इन इंडिया, फैशिज्म चल रहा है, देयर इज वन थिंग। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता है इंटरनेशनली। तो मे बी मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि मे बी दैट इज़ वन रीज़न, मे बी एक्चुअली कुछ कर रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर क्या है। लेकिन क्लियरली 2 महीने से ये रैम्पेज चल रहा है। अभी भी आज एज वी स्पीक राइट नाउ फायरिंग चल रही होगी विलेजेस पे। सो आई डोंट नो, आई थिंक ओनली द गवर्नमेंट कैन आंसर दिस। आई कैन गिव द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड व्हाट इज़ रियली हैपनिंग। उसके ऊपर तो आई थिंक गवर्नमेंट को ही आई थिंक जवाब देना पड़ेगा। इसी पे जो आप इंटरनेशनलाइजेशन बोल रहे हैं ऐसे क्राइसिस का, उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी कुकी वाले पे, मणिपुर स्ट्राइक पे बोला है, और हम फिर USCIRF इन सब का रिपोर्ट्स देखते रहते हैं। उधर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उनके लोग जो लॉबी करके US में इंडिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशंस पास करवाते हैं, या फिर उसको
ऑन द टेबल रखते हैं कि इसको जो है अडॉप्ट कर लिया जाए इस तरह से। तो ये लोग जो ज्ञान देने लगते हैं और इनके अपने राष्ट्र में जो स्ट्राइक चल रहा है, जो भी वोकरी चल रहा हो, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है। देन यू गो टू ब्यूटीफुल सिटीज़, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इनको तबाह कर दिया आपने बिल्कुल। तेल चुराने के लिए या फिर अपने यहाँ की लेबर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कि चीप लेबर आएगा जिस पे हमारे लेबर लॉज नहीं होंगे। और वो जाके पूरे यूरोप में अभी जो कर रहे हैं, मतलब बर्मिंघम की पार्कों को देख लिया जाए, पेरिस में अभी जो हुआ था ये सब। तो ये ज्ञान जो वेस्ट ह्यूमन राइट्स पे देता है, इस डुअलिटी के बारे में, इस वैचारिक दोगलेपन के बारे में आप क्या कहें? क्या कह सकते हैं, कंप्लीट हिपोक्रेसी। देखिए, वेस्ट की जो हिपोक्रेसी जो है, दोगलापन जो है, वो कहाँ से आता है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। अब इनका ज़रा इतिहास देखें हम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना पुराना नेशन है ये। 1700s के आसपास उनकी स्थापना हुई थी। उसके पहले ये किसकी ज़मीन थी, किसकी धरती थी? ये नेटिव अमेरिकन्स की। वहाँ पर कम से कम 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ नेटिव अमेरिकन्स को ख़त्म कर दिया गया। 100 मिलियन, सोचिए नंबर। इससे अधिक भारत में ही मरे हैं लोग अंडर द टर्किक एंड ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। 100 मिलियन नेटिव अमेरिकन्स को मार दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में हुआ ये, ठीक है, लेकिन ओवर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, 50-100 वर्ष में इतने सारे लोग को मार दिया। 100 मिलियन नेटिव अमेरिकन्स, उनकी धरती छीन ली। So on the one hand, they built their nation on the genocide of an entire race of people, and secondly, they built their economy on the slavery of another race of people. Genocide in slavery के basis पर ये राष्ट्र खड़ा हुआ है और हमें ये सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है। So we should not take it seriously. The problem is कि ये सबसे पावरफुल राष्ट्र है आज के दिन में 2023 में। दे आर स्टिल द ओनली सुपर पावर। चाइना सुपर पावर नहीं है, एक ही सुपर पावर है आज विश्व में। उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है लेकिन उनका पावर कम नहीं हुआ है। सो इसलिए बिकॉज ऑफ द पावर वी आर फोर्स्ड टू लिसन टू देम। तो हमें राष्ट्र को बढ़ाना है, वी हैव टू मेक आवर नेशन प्रोग्रेस। तभी जाकर एक बार हमारा इकोनॉमी एक पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तब हम हमको कह सकेंगे कि शट अप एंड गेट आउट। तब तक हम ये नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई वी आर अंडर प्रेशर कॉन्स्टेंटली। ये सब ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस, दुनिया भर के लोग आके हमें सिखाते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या होता है। अरे अपने घर में देखो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। या दैट्स व्हाट। अब थोड़ा सा यूक्रेन पे चलते हैं। यूक्रेन में जो क्राइसिस लगभग 1.25 साल अब हो गया, पिछले साल की फरवरी से आरंभ हुआ था। लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा, फिर पंप करते गए ये लोग वेपन्स। अब जो है क्लस्टर बॉम्ब्स भेजने की बात हो रही है, परिभाषाएं बदल रही है कि ये वार क्राइम है कि नहीं है। जो जर्मन चांसलर या जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका बयान क्लस्टर बॉम्ब्स को लेके पहले वाला, वो सब ट्विटर पे शेयर हो रहा है। एक तो थोड़ा इस वार के ऊपर कि क्या ये अनंत काल तक चलता रहेगा, कि जब तक इनके वेपन्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक चलेगा, और क्या ऐसे युद्धों का भारत जैसे जो नॉन अलाइंड स्टेट अपने आप को एक तरह से किए होगी कि हमें शांति चाहिए इतना बोल के मोदी जी जो है उससे बाहर आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक सही भी है, हिस्टोरिकली रशिया से हमारे टाइज ये सब देखे जाए। भारत पे कितना प्रभाव पड़ता है ऐसे युद्धों का, और ये कब तक मतलब खींचेगा? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो कब तक इसको एक्सप्लॉइट करती रहेगी? जी। यूक्रेन वॉर एक्चुअली 2014 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन में कू हुआ था। अच्छा। यूक्रेन एसेंशियली इसका जो कॉज एंड इफेक्ट का आप रिलेशनशिप देखेंगे तो इसका बिगिनिंग होता है 1990s में, बिगिनिंग में, जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हो गया और यूएसएसआर ने यूक्रेन को इंडिपेंडेंस दी, रशिया ने यूक्रेन को इंडिपेंडेंस दी ऑन द कंडीशन कि नेटो विल नॉट एक्सपांड ईस्टवर्ड्स। और ये उन्होंने लिखित रूप में नहीं लिया, वर्बल प्रॉमिस ली, लेकिन बहुत लोगों से, जॉर्ज बुश से और पता नहीं कौन कौन से, सॉरी जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं, जॉर्ज उनके पिताजी, सीनियर, उस समय की बात है। तो वेस्ट ने रशिया को वर्बल अश्योरेंसेस बहुत सारे दिए कि नेटो विल नॉट एक्सपांड 1 इंच ईस्टवर्ड्स, एंड दे इमीडिएटली स्टार्टेड ब्रेकिंग द प्रॉमिस। यूगोस्लाविया में पूरा ये वॉर कर दिया इन्होंने टू टेक आउट द रशियन इन्फ्लुएंस, और फिर नेटो स्टार्टेड एक्सपांडिंग ईस्टवर्ड्स। और फिर 2014 में यूक्रेन में उन्होंने कू कर दिया। जो डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव किया। वहाँ पर यूएस एजेंट्स ऑन द ग्राउंड थे। उसका नाम क्या है, व्हाट इज दैट लेडी, न्यूलैंड, विक्टोरिया न्यूलैंड थी, और भी कुछ लोग थे बड़े प्रोमिनेंट लोग यूएस के। तो दे ऑर्केस्ट्रेटेड द कू इन यूक्रेन। उसके बाद इमीडिएटली पुतिन ने क्राइमिया ले लिया, और उसके बाद यूक्रेन ने, वेस्ट ने एसेंशली जो डोनबास रीजन है उसमें
बहुत शोषण किया, बहुत ऑपरेशन किया, शेलिंग, शूटिंग ऑफ सिविलियंस एंड ऑल दैट। सो ये चलता आ रहा था, ठीक है। अभी मिन्स्क अग्रीमेंट, मिन्स्क अकॉर्ड हुआ था, मिन्स्क अकॉर्ड 1, मिन्स्क अकॉर्ड 2, जिसमें कुछ अग्रीमेंट हुआ था विच वॉज इमीडिएटली ब्रोकन, देन फिर से नया मिन्स्क अकॉर्ड किया और उस हिसाब से पीस चलती रही, बट दैट वाज सिंपली अ मीन्स ऑफ बाइंग टाइम। रिसेंटली श्रीमती एंजेला मर्केल ने ये गलती से बयान दे दिया कि इट वाज अप्लॉय टू बाई टाइम फॉर यूक्रेन टू मेक यूक्रेन स्ट्रॉन्गर, और फिर वो इंटरव्यू फट से निकाल दिया इन्होंने, बट एक बार आ गया तो लोगों ने देख लिया। फिर क्या होता है कि 2022 में पुतिन हैड नो एक्सक्यूज, आई मीन ही हैड नो ऑप्शंस लेफ्ट, यूक्रेन वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो एंड ऑल दैट। तो अगर यूक्रेन एक बार नेटो का हिस्सा बनता तो यूएस न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के डोर स्टेप पे आ जाते। ये दिस वाज अ रेड लाइन कि पुतिन क्रॉस नहीं करने देते, ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस। फिर ये वॉर शुरू हो गया, फट से उन्होंने बहुत जल्दी डोनबास रीजन एसेंशियली इनकॉर्पोरेट कर दिया रशिया में। उसके बाद चलता आ रहा है स्लो वॉर, क्लासिक स्लो वॉर टैक्टिक्स। बाखमुत में आधा यूक्रेन का आर्मी खा गया और फिर बाखमुत मर गया उसमें। एसेंशियली इनके जितने ब्रिगेड्स है, पूरा ब्रिगेड्स का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आधे ब्रिगेड्स बाखमुत में ही तबाह हो गए यूक्रेन के। और यूक्रेन तो एसेंशियली पहले 2-3 सप्ताह में वॉर हार चुका था। इट इज़ स्टिल फाइटिंग, क्योंकि उनके पास अभी भी पॉपुलेशन है जो फाइट कर सकते हैं, और उनके पास नेवर एंडिंग अनंत सप्लाई है वेस्टर्न वेपनरी का। तो इसलिए यूक्रेन अभी भी फाइट कर रहा है। रशिया ने इंश्योर किया है कि उनका पूरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्शन है, पूरा फुल स्पीड पे चल रहा है, और एसेंशियली द फर्स्ट नेशन टू रन आउट ऑफ मिसाइल्स विल लूज द वॉर। ये सिचुएशन है। तो रशिया तो मिसाइल्स क्रैंक आउट कर रहे हैं अपने फैक्ट्रीज से, बहुत हज़ारों मिसाइल्स अब तक यूज़ किए उन्होंने। अभी ईरान से हज़ारों शहद ड्रोन्स ले रहे हैं वो, आजकल ड्रोन वॉरफेयर भी चल रहा है। सो आई थिंक रशिया अच्छे सिचुएशन में है, और उनका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत अच्छा है। वो एक औटार्की है, मतलब जो भी मेन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज चाहिए किसी भी राष्ट्र को, अगर तेल है, कोल है, आयरन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, सब कुछ रशिया में पैदा होता है, अभी उत्पन्न होता है। तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस रिगार्ड। सो वो इस वॉर को एसेंशियली इंडेफिनिटली सस्टेन कर सकते हैं। वेस्ट इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स, द रशिया के वेपन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, बट क्वांटिटी हैज़ अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, जैसे श्री जोसेफ स्टालिन जी ने कहा था। तो ये वॉर चल रहा है, कितना लंबा चलेगा आई डोंट नो। आई थिंक देखिए, पुतिन ने अब तक अपनी एयरफोर्स को यूज़ ही नहीं किया है। हाँ। उनके पास हजारों फाइटर प्लेन से, एक भी देखा आपने? एक दो इधर उधर दिखा होगा, लेकिन आपने कोई देखा 20 प्लेन का स्ट्राइक? नहीं चल रही, हाँ, वो सब नहीं चल रहा। हाँ, वो चाहते एग्जैक्टली वो चाहते तो पूरा फ्लैटन कर सकते यूक्रेन को, लेकिन नहीं कर रहे। इनिशियली उनकी सोच ये थी कि वो यूक्रेन को एज इंटैक्ट एज पॉसिबल लेंगे, और उनका एक्चुअली पूरा यूक्रेन का लेने का इरादा था भी नहीं। लास्ट ईयर एट सम पॉइंट इन टाइम उनका अग्रीमेंट हो गया था बिगिनिंग में ही विथ द कीव रेजिम कि आप न्यूट्रल हो जाओ, हम विड्रॉ करते हैं। और उन्होंने वो तो एक्चुअली कीव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए थे, रशियन आर्मर्ड कॉलम्स, वहाँ से वापस चले गए, और फिर इन्होंने फिर वापस वो क्या बोलते हैं, बैक स्टेप किया कि नहीं, वी विल नॉट स्टे न्यूट्रल। तो ये सिचुएशन है। आई डोंट नो, शायद यूक्रेन कोरिया जैसा बन जाए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अगर डिवाइडेड है, या फिर ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, या फिर शायद पुतिन पूरा का पूरा खा ले अगर वो चाहे तो। लेकिन इससे वॉर ख़त्म नहीं होगी। दिस इज़ कोल्ड वॉर 3। अभी ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है बिटवीन यूएस एंड रशिया, विथ यूक्रेनियन सोल्जर्स फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूएस। अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली एक वर्ष में या कभी भी पूरा का पूरा यूक्रेन अगर ये जीत लेते हैं, तो फिर पोलैंड आ जाएगा रास्ते में। पोलैंड को अभी आर्म कर रहे हैं वेस्ट, सो ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर प्लानिंग चल रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ यूक्रेन पोलैंड ले ले और बाकी यूक्रेन रशिया ले ले। बहुत सारे सिनारियोज इस समय ओपन है, लेकिन एसेंशियली ये वॉर एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट का बिगिनिंग है। वो या तो हॉट कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, सैंक्शंस वाला कॉन्फ्लिक्ट या वॉट एवर, बट इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर। दिस इज कोल्ड वॉर 2.0। पुतिन के बारे में थोड़ा बताइए। अभी ये वैगनर ग्रुप और ये सब जो चल रहा था, वो तो मतलब जोक ही बन के रह गया वो बेचारा। उसके 2 दिन बाद मुझे लगता है खाने पीने पे भी बुलाया था उसको पुतिन ने, इस तरह का भी आया था। पुतिन का जो स्टैचर रशिया में है, हालांकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग उसको लाइक नहीं करते, जो कि किसी भी लीडर के साथ ऑब्वियसली है। हाउ इज ही सर्वाइविंग फॉर दैट लॉन्ग?
वो जब से उसका इतिहास केजीबी वाला लेके और आगे तक चले, और अभी भी रूमर्स चलते हैं कि भाई बीमार हो गया, कैंसर हो गया, डुप्लीकेट यूज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, और एक रैंडम मिलिट्री ग्रुप जो है उसके अथॉरिटी को चैलेंज करने आता है, फिर लौटा जाए। उसके अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा, इसके उसका अथॉरिटी अगर हमें समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रूस के जो लोग हैं उनका साइकी क्या है, उनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है। आप देखिए, रूस जो है वो लगभग 1000 वर्ष से एक सेपरेट एंटिटी है, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंटिटी। ओके, स्लाविक लोग का जो इतिहास है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। रूस, द रशियंस आर द बिगेस्ट स्लाविक ग्रुप। सो रूस का इतिहास लेट्स से 1000 वर्ष पुराना है। उनका पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे, इट इज़ एन इतिहास ऑफ हार्डशिप्स एंड ट्रबल्स एंड हार्ट ब्रेक एंड टीयर्स एंड ब्लड। ओके, रूस के लोग बहुत स्टोइक होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्टोइक होते हैं। वो कितनी भी हार्डशिप सहन कर लेंगे, लेकिन वो वीकनेस टॉलरेट नहीं करेंगे। सो अगर आप रूस के लीडर हो, यू कैन ऑपरेस योर पीपल, देखना पड़ेगा, आप अपने लोग को ऑपरेस भी कर लो, वो सहन कर लेंगे, लेकिन यू हैव टू सक्सीड। यू कैन नॉट शो वीकनेस। और नेशनल प्राइड की बात है, आप लोगों से क्रूरता से बिहेव करते हो, लेकिन आप नेशनल प्राइड को ऊपर रखते हो, दे विल स्टिल एक्सेप्ट यू। तो ये सिचुएशन है। अभी पुतिन कब आए थे? जब येल्सिन जी का, बोरिस येल्सिन जी ने क्या किया? बोरिस येल्सिन जी वेस्ट के एक एजेंट थे। उन्होंने रूस की इकोनॉमी पूरी तबाह कर दी। यूएसएसआर में सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, मतलब जो भी लोग प्रोड्यूस करते थे, जितना भी पैसा प्रोड्यूस करते थे देश के लिए, वो सब कलेक्टिवली यूएसएसआर की गवर्नमेंट के हाथ में जाता था। सो जितना भी यूएसएसआर का जो सेविंग्स था, वेल्थ था, देयर वाज द कलेक्टिव सेविंग्स ऑफ द रशियन पीपल। और बोरिस येल्सिन ने वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका नहीं था वो पैसा, ये रूस के लोगों का पैसा था। उन्होंने सारा का सारा पैसा और अलग अलग ओलिगार्स को दे दिया और सारी की सारी इंडस्ट्रीज तबाह कर दी। ओके, और ये क्या बोलते हैं, चेचन वॉर भी पहली वाली हार गए येल्सिन जी थोड़े से शौकीन थे। ओके तो फिर उनके बाद श्री पुतिन आते हैं। ही टेक्स चार्ज ऑफ अ ब्रोकन नेशन, ऑफ अ डीमोरलाइज्ड नेशन। सब कुछ तबाह हो चुका है, इकोनॉमी पूरी बिगड़ गई है। और पुतिन ने स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमी को रिबिल्ड किया, थोड़ा सा नेशनल प्राइड को रिबिल्ड किया, मिलिट्री को रिबिल्ड किया धीरे धीरे। कम से कम 10 वर्ष लगे, 15 वर्ष लगे उनको। फिर जॉर्जिया में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। पुतिन जी ने पहली बार अपना वो तब दिखाया था, रौद्र रूप दिखाया था जॉर्जिया में। ये 2000s की बात है। उसके बाद क्राइमिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सो पुतिन जो है, एज लॉन्ग एज ही इज सक्सेस, उन्होंने रशिया को अपने घुटनों से खड़ा किया है। पीपल रिस्पेक्ट दैट। वो नेशनल प्राइड चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रूस वापस एक बड़ा एंटिटी हो जाए। सुपर पावर हुआ करते थे वो लोग। सो वो बहुत सक्सेसफुल रहे, तो इसलिए लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं लेट्स से, लेकिन वो सब ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं। अभी आपने वागनर ग्रुप की बात की, श्री प्रिगोजिन जी। देखिए, वागनर ग्रुप एक अलग एंटिटी है। आपको अगर कुछ चीज़ें मिलिट्री से नहीं करवानी हो तो आप एक पैरामिलिट्री फोर्स से करवा लीजिए, ये बात है। श्री प्रिगोजिन पुतिन जी के बड़े अच्छे एसोसिएट है। वो एक समय पर कुछ 20 वर्ष पहले पुतिन जी के शेफ हुआ करते थे, कुक हुआ करते थे। उन्होंने सारे के सारे अलग अलग काम किए। वो जेल में भी थे कुछ साल एज अ क्रिमिनल भी। वो बहुत यंग थे तब, अभी बचपन में लोग गलतियाँ करते हैं, राइट। तो वागनर ग्रुप जो है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है। उसके 80% जो सोल्जर्स हैं वो जेलों से निकाले हैं। कि जेल में कुछ क्रिमिनल्स हैं, उनको जाके प्रिगोजिन जी ने बोला कि हम आपको एक चांस दे रहे हैं, आप आके यूक्रेन में लड़िए। अगर आप इतने महीने लड़े और आप जीवित रहे तो आप फ्री हो, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली आप मर जाएंगे, चॉइस आपका है। तो वो ये सब आ गए लड़ने के लिए एंड टू सर्व द नेशन। तो इससे वागनर ग्रुप बना है। अभी रिसेंटली एक महीने पहले वो कू हुआ था अपेरेंटली। तो कू क्या हुआ था, ये पहला कू नहीं है। उन्होंने पहले भी एक बार ऐसा कुछ किया था। इस महीने के इस साल मई में, आई थिंक मई के आसपास, प्रिगोजिन ने कहा कि भाई वागनर इज बिंग स्टार्व्ड ऑफ एम्यूनेशन, हम फाइट नहीं कर पा रहे बाखमुत में, हम निकल रहे हैं। ओके, उन्होंने ये कहा, लेकिन निकले नहीं और बाखमुत को खा लिए वो। ठीक है, तो ये पहली बात थी। उसने वो शोइगु और दूसरा कौन है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 मिनिस्टर्स है। एक तो शोइगु है और दूसरा गेरासिमोव है। उन दोनों का नाम लेके उनको गालियाँ दी। उन्होंने क्या आप दोनों ने हमें स्टार्व किया है एम्यूनेशन, इसलिए इतने सारे आपके हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं। बट ही डिड नॉट विथड्रॉ फ्रॉम बाखमुत। उसके 15 दिन बाद वो बाखमुत जीत गया। सो ये पहला था। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वागनर ने प्रिगोजिन ने फिर से ऐसा ऐलान किया कि
रशियन आर्मी शोइगू और गेरासिमोव ने हम पर एयर स्ट्राइक कर दिया और हमारे बहुत सारे लोग मर गए। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टू मॉस्को। और वो वहाँ से निकले दोनबास रीजन से, रोस्टोव ऑन डॉन का सिटी का कब्जा किया उन्होंने। वो एसेंशियली हेडक्वार्टर से पूरा यूक्रेन का इन्वेजन का, वहाँ पर उन्होंने काम जारी रखा कि भाई आप काम चालू रखिए, हम स्टॉप नहीं करवा रहे। वहाँ से वो नॉर्थ आते हैं टुवर्ड्स मॉस्को, कोई भी उनको रोकता नहीं है। फिर अचानक से क्या नाम है उनका, बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है वो, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैंने अग्रीमेंट करवा लिया है और कू ख़त्म हो गया और वागनर अभी बेलारूस आएगा। तो दिन दहाड़े सबके बीच में उन्होंने पूरा वागनर ग्रुप रीडिप्लॉय किया फ्रॉम दोनबास टू बेलारूस। बेलारूस में उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हुआ है? 100 किलोमीटर फ्रॉम कीव। ओके, और फिर नेक्स्ट डे अपेरेंटली वो शायद पुतिन जी से भी मिले थे। तो ये कोई कू नहीं था, ये एक रीडिप्लॉयमेंट था, ये पूरा स्टेज था, फेक कू था, पूरा रीडिप्लॉयमेंट था ऑफ द एंटायर वागनर ग्रुप। और ये रीडिप्लॉयमेंट जब चल रहा था वेस्ट उनको अपलोड कर रहा था। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो ये हुआ एक्चुअली। अब थोड़ा सा अच्छे मतलब कॉन्फ्लिक्ट से भविष्य की तरफ चलते। चंद्रयान 3 जी कल लॉन्च हुआ और कुछ लोग जो है, ये एक स्टेटमेंट आता है कि यार भारत में इतनी गरीबी है, हम जो है चंद्रयान छोड़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है। फिर हमें याद आता है विक्रम साराभाई का नेहरू जी से मुलाकात। नेहरू जी ने भी एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा था। तो हम स्पेस फेयरिंग नेशन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, टॉप 4 में टॉप 3 में आते हैं हम लोग। सक्सेस रेट भी हमारे इसरो का बहुत ही अच्छा है, हमारे मतलब प्रक्षेपण यानों का और ये सब का। हम क्यों करते हैं ये? मतलब चांद पे हम भेज रहे हैं प्रो, वहाँ पे विक्रम लैंडर उतरेगा और जो भी करेगा, या हमने मंगलयान जो है हॉलीवुड के जो ग्रेविटी फिल्म थी उसके बजट से कम में भेज दिया। हम क्यों करते हैं ऐसा? इससे आम भारतीय के जीवन पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना 1970s में 60s में बहुत गरीब देश था, टूटा फूटा देश था। उनका भी स्पेस प्रोग्राम था। आज उनका स्पेस प्रोग्राम कितना पावरफुल है। अगर आपके पास स्पेस लॉन्चिंग के कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो आपको अगर एक भी सैटेलाइट ऊपर भेजना होगा किसी भी काम के लिए, तो आपको किसी फॉरेन लॉन्चर से, फॉरेन एजेंसी से या गवर्नमेंट से ये सर्विस लेनी पड़ेगी, बहुत महंगी आएगी। उसके बिना आपका कम्युनिकेशंस नहीं चलेगा। आपके मिलिट्री के पास स्पेस में आंखें नहीं होगी, समुद्र के ऊपर, पीओके के ऊपर, तिब्बत के ऊपर, ईस्ट में, वेस्ट में, ये और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। इस जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, उससे हमें एग्रीकल्चरल लैंड का क्वालिटी मालूम पड़ता है, कितना फॉरेस्ट लैंड है, कितना एग्रीकल्चरल लैंड है, कैसा यूज़ हो रहा है, क्या क्वालिटी है। ये सब कृषि उत्पादकों को काम आता है। ये हमारा जो डेटा है, उसके बिना ये सब नहीं होता है। सो ये तो 1-2 मैंने उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ में आपको पिन पॉइंट कर पाओगे कि यहाँ से फ्लड हो रहा है, यहाँ पे बंद कर दो, या जो भी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज़, सैटेलाइट्स। हमारे पास जब भी हमें चाहिए हम सैटेलाइट भेज सकते हैं स्पेस में। शायद धोखा हुआ था एक बार भारत के साथ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। कारगिल में हमारे पास कोई ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस नहीं थी। हम जीपीएस यूज़ करते थे यूएस का, और जब ये कारगिल की लड़ाई होगी तब उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया ताकि हम प्रिसाइज टारगेटिंग नहीं कर पाए। अगर आप प्रिसाइज टारगेटिंग नहीं कर पाओगे तो आपको रैंडम तो नहीं, आपको जनरल डायरेक्शन में ये करना पड़ेगा, अंदाज से। प्रिसाइजली उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे आप। इससे पाकिस्तानीज को और टाइम मिल गया। ये बिल क्लिंटन जी ने किया था हमारे साथ। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमारा खुद का स्वयं का एक नाविक होना चाहिए। आई थिंक हमारे इस समय 7 या 8 सैटेलाइट्स, 7 का कॉन्स्टलेशन है, और 1-2 पॉसिबली एज बैकअप हो सकते हैं। जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन द फ्यूचर बाय 2040 के आसपास विश्व के जो टॉप 3 या टॉप 5 स्पेस पावर्स है, ये पूरा सेंचुरी डोमिनेट करने वाले हैं। क्योंकि इवेंचुअली क्या होने वाला है कि नए सोर्सेज ऑफ पावर आने वाले हैं। अभी तो न्यूक्लियर फिशन को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इवेंचुअली इस समय कई जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन का टेस्टिंग चल रहा है। बाय 2040 डेफिनेटली फ्यूजन रिएक्टर्स किसी प्रकार के तो बन जाएंगे, उसको मिनिएचराइज इवेंचुअली करेंगे। लेकिन उस जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें एक फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, जिसे कहते हैं हीलियम 3। अच्छा, हीलियम 3 हमारी धरती पर बहुत रेयर है, लेकिन जो मून है, चंद्रमा, वहाँ की जो टॉप सॉइल है रेगोलिथ, उसमें बहुत एबंडेंट है। तो अगर आपके पास मून में प्रेजेंस है तो आप उसको माइन कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। और
एक आध किलो से पूरा एक सिटी का 1 साल तक का रफली आप फ्यूल बना सकते हो, उसका बिजली का उत्पादन कर सकते हो, इतना पावरफुल है ये। सो दैट इज जस्ट वन रीज़न। इवेंचुअली क्या होगा कि स्पेस में, मून में और इवेंचुअली मार्स में अलग अलग देश टेरिटरीज एक्वायर करेंगे। अगर हम उसमें पीछे रह गए तो हम परमानेंटली पीछे रह गए। तो इन सब कारणों से हमें ये करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास 5 प्रॉब्लम है तो हम 2 को ही पहले सॉल्व करें, इसके बाद बाकी सब करें। सब कुछ पैरेलल में करो। आज भारत एक पुअर नेशन नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो इसे हमें राष्ट्र हित में उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा जो आपने हीलियम 3 के बारे में बात की, थोरियम के भी बारे में चर्चा हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। थोरियम का हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है, उस पर थोड़ी सी बात हुई थी 2-3 वर्ष पहले जब फाइंडिंग आई थी। उसके बाद वो उसका क्या है, मतलब न्यूक्लियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसका? जी, अगर आप आज पूरे दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको देखेंगे, ये सब टिपिकली यूरेनियम या प्लूटोनियम पे चलते हैं। यूरेनियम के भी 3 अलग अलग आइसोटोप्स हैं, उसमें से एक जो रेयर वाला है दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। दूसरा है प्लूटोनियम जो एक बाई प्रोडक्टिव ऑफ अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये 2 मेन है। अब एक तीसरा भी पॉसिबिलिटी है जो है थोरियम। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आज एज फार एज आई रिमेंबर थोरियम रिएक्टर नहीं है। और भारत में थोरियम के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। थोरियम न्यूक्लियर फॉर इट्स यूज इन न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके लिए काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है। और भारत में पूरे विश्व का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो मोनाजाइट सैंड्स कहते हैं। उन सैंड्स में भर भर के थोरियम है। ओके, तो थोरियम की हमें कभी कमी नहीं होगी। आज हम यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं अलग अलग राष्ट्रों से, यूएस से, आई थिंक कनाडा भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, कई कई जगह से हम इंपोर्ट करते हैं। बहुत महंगा होता है, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो अगर हम एक अच्छा थोरियम रिएक्टर बना सके तो हमें किसी भी ऐसे इंपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, हम कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि हम इस रिसर्च में किस स्टेज पर है, लेकिन मुझे कहा जाता है कि वी हैव द मोस्ट एडवांस थोरियम रिसर्च प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक कि हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। वी शुड स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग वी शुड मेक अ वर्किंग थोरियम रिएक्टर एंड उसको फिर इवेंचुअली हर जगह पहुंचा दो। सो ये है सिचुएशन। इसी पे कि रिसर्च वाली बात पे R&D में भी हम उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। NEPI हमारी उसमें 2% से 6% तक इवेंचुअली GDP का एजुकेशन पे खर्च करने की बात आती है। मैं अभी एक भाजपा के नेता हैं राम माधव जी, उनसे मतलब एक चर्चा में मिला था, तो उनके सामने मैंने ये बात रखी कि हम क्यों पैसा नहीं लगाते। तो उन्होंने बोला कि हमें वेस्टर्न मॉडल ऑफ R&D फंडिंग अपनाना चाहिए, जिसमें जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे IITs हो, IISc हो, ये सब क्या करे कि प्राइवेट फंडर्स या इंस्टीट्यूशनल फंडिंग उस तरह से वहाँ से ले। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या मतलब इंडिया में अगर हमें R&D को बूस्ट करना है या साइंटिस्ट को जितना पैसा मिलना चाहिए और जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि तुम जैसे वो वाटर मेमोरी वाला रिसर्च 40 साल से चल रहा था, जिनको नोबेल प्राइज़ इवेंचुअली जाके मिलता है, तो इतना समय तो कोई सरकार देगी नहीं। 5-5 साल में सरकार आती है जाती है, और वो विज़न हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास है भी नहीं। तो क्या आप अग्री करते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या इंडिविजुअल से इस तरह की फंडिंग करके हमें अपना हायर एजुकेशन जो है R&D मतलब देखना चाहिए फ्यूचर उसका? जी, हमें जहाँ से भी सोर्स ऑफ फंडिंग मिलता है लेना चाहिए। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स देने के लिए ओपन है, वी शुड डेफिनेटली टेक इट। और ऑब्वियसली उनको ROI चाहिए होगा उसमें। सो डेफिनेटली अप्लाइड रिसर्च में बहुत सारा फंडिंग आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप US में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग प्राइवेट प्लेयर से भी मिलती है और गवर्नमेंट से भी मिलती है। गवर्नमेंट में DARPA है, एक्सेट्रा, अलग अलग चीज़ें हैं। तो भारत में आई थिंक द प्राइवेट सेक्टर शुड गेट इनटू दिस। और तो ये तभी होगा जब हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे जी। अगर आप वही सब असेंबल कर वही सब मैन्युफैक्चर, कोई इनोवेशन ना हो, नहीं, आप एक्चुअली वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको ओरिजिनल रिसर्च करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको वो बनाना है जो किसी के पास नहीं है। तो ये हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को ये एक स्टेप लेना पड़ेगा, विच विल हैपन ओवर टाइम। अभी हम अभी हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। इनिशियली क्या होगा कि हम फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ पे लाएंगे, फॉरेन कंपनीज को, फॉक्सकॉन जो भी है, और ये उनके अपने प्लान्स यहाँ पर सेटअप करेंगे। हमारे वर्कर्स इसमें काम करेंगे, ट्रेन होंगे, फिर धीरे धीरे हमारी उतनी कैपेसिटी आएगी कि वो कहीं और जाकर अपना खुद का फर्म बना दे, और हम फिर उसमें मे बी वी कैन गो स्टेप फर्दर। ये एक प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। R&D को समय लगता है।
R&D आप नहीं कह सकते कि नेक्स्ट वीक से शुरू कर दो, हम जितना मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ नेक्स्ट वीक से शुरू करो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स अ लॉन्ग, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ 5-10 वर्ष तो होता है। सो ये लॉन्ग टर्म गेम है। वी नीड लीडर्स विद विजन हु कैन मेक दिस हैपन, और हमें ये प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज करना चाहिए कि आप इसमें आ जाओ। और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई टैलेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, ताकि उनको हम प्रोत्साहन दे सके। इस समय जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय टैलेंट। अच्छा, हम जानते हैं एक रामानुजन के बारे में, उसका करियर ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेता था, इंग्लिश में हमेशा फेल होता था, और इसके कारण उसका प्रोग्रेस रुक गया था। एक रामानुजन तो हमें मिला, कितने बर्बाद हुए होंगे सोचिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम, इट इज डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय टैलेंट, इट इज डिजाइंड टू प्रोड्यूस फॉलोअर्स नॉट लीडर्स। अच्छा, ये तो हमें इसको भी एड्रेस करना है, ताकि ऐसे ब्राइट यंग माइंड्स आए जो इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट फर्म्स में हाई क्वालिटी ओरिजिनल ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर सके। तो इट इज़ ये एक जगह से सोल्यूशन नहीं आएगा, हमें एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा, हमें जो अपना इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोत्साहन देना होगा, मे बी टैक्स कट्स, जो भी है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए वी नीड लीडरशिप विथ विजन। आई थिंक वी हैव लीडरशिप विथ विजन। उसको, उस विजन को रियलाइज करने के लिए वी नीड ब्यूरोक्रेट्स, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी का पूरा स्टेप हट जाएगा। सो इट इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली आई अग्री विथ। थोड़ा सा चंद्रयान वाले पे एक और प्रश्न मुझे पूछना था। इसरो के चीफ और ढेर सारे साइंटिस्ट जो है एक मिनिएचर मॉडल लेके मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, उस पे बहुत मतलब विलाप जो है लेब्रांडुओं का हुआ। साइंस को हम क्यों हमेशा एक मतलब सेपरेट एंटिटी की तरह देखते हैं, विच मस्ट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन एंड धर्म? आप भी एक साइंटिस्ट हैं, आप कैसे देखते हैं, अपने धर्म को कैसे देखते हैं, और क्या कुछ करते हैं? तो ये बात ये नहीं कि हम परीक्षा देने जा रहे तो भगवान के सामने खड़े हो गए, एक आस्था की बात होती है। यहाँ पे भी लॉन्च होने वाला था जो बहुत मतलब 1 बिलियन लोगों की आस्था उस रॉकेट शिप में भी जुड़ी हुई थी। इन दोनों आस्थाओं को, कि साइंस क्या है, धर्म क्या है, और क्या एक वैज्ञानिक धार्मिक नहीं हो सकता? देखिए, फिजिकल कॉस्मोलॉजी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जॉर्ज लुमेथ, ओके, वन ऑफ द फाउंडर्स, वन ऑफ द मेजर जायंट्स ऑफ फिजिकल कॉस्मोलॉजी, बिग बैंग थ्योरी से एसोसिएटेड है वो। ही वाज अ कैथलिक प्रीस्ट, और उन्होंने जो फाइंडिंग्स किए, जो थियरीज प्रपोज की, दे गो अगेंस्ट द चर्च, लेकिन फिर भी वो कैथलिक प्रीस्ट है और फिर भी वो फिजिसिस्ट है। क्या, कहाँ पे कंट्राडिक्शन है? जब रूस में और वेस्ट में रॉकेट लॉन्च होते हैं तो एक प्रीस्ट आके ब्लेस करता है, वो करेंगे तो सब ठीक है, हम करें तो हम बुरे। ऐसी एक वापस दोगलापन, वापस हिपोक्रेसी। देखिए, साइंस और रिलीजन एसेंशियली सेपरेट चीज़ें हैं मेरे व्यू पॉइंट से। और व्हाट इज़ रॉन्ग विथ अ साइंटिस्ट बीइंग रिलीजियस? देखिए, अगर मैं फिजिसिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द यूनिवर्स टू सम एक्सटेंट, छोटी मोटी। यूनिवर्स में एक तो रेगुलर मैटर है, दूसरा डार्क मैटर है, तीसरा डार्क एनर्जी है। अगर हम टेलीस्कोप लेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे, रात को जाएंगे, पूरा स्काई देखेंगे, हर जगह से आपको प्रकाश दिखेगा, स्टार्स, नेबुलास, गैलेक्सीज। ये आप जितने भी लाइट के सोर्सेज ऐड कर दें और उनका मास कैलकुलेट करें, इट इज़ अबाउट 5% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स। ओके, 25% रफली इज डार्क मैटर एंड 70% इज डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम 95% ऑफ द यूनिवर्स को समझते ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। क्या पागलपना है? वेयर इज द लॉजिक? आई सी नथिंग रॉन्ग विद अ साइंटिस्ट बीइंग रिलीजियस। अगर आप धार्मिक हो, अगर आप रिलीजियस हो, तो गर्व से कहिए कि आई एम अ साइंटिस्ट एंड आई एम रिलीजियस, आई बिलीव इन गॉड। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? रामानुजन को देखिए, वो कहते थे कि एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन इज अ थॉट ऑफ गॉड। वो कहते थे कि मुझे रात में स्वप्नों में मेरी गॉडेस आती है, माता जी, नमक्कल या जो भी, नमकगिरी, व्हाटएवर, और वो मुझे मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रस्तुत करती है जिनको मैं उठ के लिखता हूँ। ही वॉज प्योरली रिलीजियस, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम। वेयर इज द कंट्राडिक्शन भाई? सो ये जो लोग हैं जो ये सब बोलते हैं, वो सिर्फ हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोलते हैं। किसी और धर्म में ऐसा होगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। दिस इज दोगलापन, हिपोक्रेसी। इग्नोर इट विथ कंटेम्प्ट। समय कम ही है, लेकिन अंतिम प्रश्न आप हिस्ट्री से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत ही जेनरिक सा प्रश्न है कि
एक उज्जवल भविष्य के लिए जो अमृतकाल टर्म दिया गया उसको भी लेकर के चले, तो अपने भूत को, पास्ट को और हिस्ट्री को जो अनडिस्टॉर्टेड उसको जानना कितना आवश्यक है? जी बहुत आवश्यक है। दो कारण से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि हमारे पूर्वज ने कितने अच्छे अच्छे काम किए। देखिए आज आज हम किसी शहर में जाए, बड़े शहर में, आप ड्रेनेज सिस्टम को देखिए। बारिश होती है तो फ्लडिंग हो जाती है, अभी की बात है, फ्लडिंग होती है, ड्रेन्स क्लॉग होती है। पिछले साल पाकिस्तान में बहुत फ्लड हो गए थे। आपको पता है पिछले साल पाकिस्तान में हर जगह फ्लडिंग हुआ, लेकिन एक जगह पर फ्लडिंग ड्रेन हो गई, मोहनजोदड़ो में। वहाँ पर 6000 वर्ष पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है। वो किसने बनाई थी? हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। हमारा उस समय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एटलीस्ट फ्रॉम द ड्रेनेज सिस्टम पर्सपेक्टिव एंड टाउन प्लानिंग पर्सपेक्टिव सुपीरियर था। हमें जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या अकम्प्लिश किया था। द लार्जेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ऑल टाइम एंड द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन हमारा है। तो हमें ये सब अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, ताकि हम अपनी ग्रेटनेस को एक बार समझ पाए कि ये हमारे खून में है, हम सभी के खून में है। दूसरी बात, पिछले 1000 वर्ष का इतिहास बहुत पेनफुल है, फुल ऑफ फेलियर्स। ये भी हमें बहुत सूक्ष्मता से स्टडी करना चाहिए, ताकि हम समझे कि हम ये सब जो भी हुआ वो किस कारण से हुआ, व्हाट आर द रीजंस फॉर आवर फेलियर्स। और हमें उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और उन फेलियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम स्टडी करना चाहिए, ताकि हम वो सारे मिस्टेक्स दोबारा दोहराए नहीं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम पूरा का पूरा इतिहास एज इज़ पढ़े, ना कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री और मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री। वी हैव टू कन्फ्रंट रियलिटी, गुड रियलिटी, बैड रियलिटी, तभी जाकर हम फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे हम सक्सीड करें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, और आशा करता हूँ कि आगे भी कोई विषय मिलेगा तो उस पर आपके साथ चर्चा करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।